सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो पनामा केस और अपनी नाअहली के बाद से नवाज शरीफ ने जो मज़ाहिमती बयानिया अपनाया वो हर गुजरते दिन के साथ नून लीग और फिर खुद उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। और अब जब नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सबको साथ लेकर चलने की बात की तो पार्टी के अंदर से ही उनकी मुखालफत भी शुरू हो गई है और नून लीग में दो बयानियों की तकरार इस वक्त खुलकर सामने आ गई है। शाहिद खाकान पार्टी सदर और अपने लीडर के भाई पर एतराज़ करते हुए नजर आ रहे हैं और राना तनवीर जैसे सीनियर लीडर भी उन पर खुलेआम तनकीद कर रहे हैं। मरियम नवाज के हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शहबाज शरीफ के खिलाफ इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं। नवाज शरीफ किसी सूरत झुकने को तैयार नहीं है, जबकि शहबाज शरीफ मुफाहमत की पॉलिसी के हामी हैं। और अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ बात कर रहे थे तो शहबाज शरीफ क्यों चुप थे? उस वक्त उनकी जानिब से कोई बयान सामने क्यों नहीं आया या मियां नवाज शरीफ को उस वक्त उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ लोगों से मुलाकात कर रहे थे और तब शहबाज शरीफ को सबको साथ लेकर चलना क्यों याद नहीं आया? मियां नवाज साहब की वापसी से मुताल्लिक भी बड़े सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और बलूचिस्तान में गुज़िश्ता एक दो रोज़ में जो कामयाबियाँ पीपल्स पार्टी को मिली हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल कादिर बलोच और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से भी कई सवालात ने जन्म लिया है। खबरें ये थी कि अख्तर मेंगल और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दरमियान इख्तलाफात की वजह से बलूचिस्तान से नून लीग का सफाया हुआ है। मरियम नवाज का सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करना शायद नून लीग को बहुत भारी पड़ा है। लेकिन अब्दुल कादिर बलोच ने 6 नवंबर 2020 को और सनाउल्लाह ज़हरी ने 2020 को बस बहुत हो गया में हमारे इसी प्रोग्राम में नून लीग छोड़ने की वजह कुछ और बयान की थी। वो वजह क्या थी, ज़रा सुनिए। तो आज से 9 माह पहले वजह बयानियाँ बताई जा रही थी। मियां नवाज शरीफ चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के और इदारों के सरबराहान के नाम ले लेकर बात कर रहे थे, इसलिए इन दो साहिबान ने नून लीग से अलहदगी इख्तियार की थी। लेकिन कल पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद उस वक्त भी सनाउल्लाह ज़हरी ने नवाज शरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहा उन्होंने गुज़िश्ता रोज़, ज़रा ये सुनिए। तो अब इन दोनों अहम शख्सियात की शमूलियत से बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी कितनी मजबूत हुई है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी ये मौका था, हुकूमती जमात है, कि इन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तक़वियत बख्शी जा सकती थी। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा मौका ज़ाय कर दिया और पीपल्स पार्टी को इससे ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में कितना फ़ायदा होगा, इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। और तलाल चौधरी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कादिर खान मंदूखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो तलाल साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब वाले मामले पर पहले ज़रा गुफ्तगू करनी है। बताइएगा मियां साहब का इरादा है वापस आने का या इरादा नहीं है उनका? चूँकि अब ज़ाहिर है वीज़ा भी मुस्तरद हो गया, पासपोर्ट पहले मनसूख हो चुका है, इरादे क्या है उनके? देखिए, एक तो यकीनन इरादा में तो कोई शक नहीं है कि उनका इरादा नहीं है, लेकिन एक उनकी बीमारी है। और दूसरी जो बात है वो यकीनन हमें उनकी जो जान और उनकी जो सिक्योरिटी है वो बड़ी अजीज है। और जो कुछ यहाँ पर पहले हुआ है वो सबके सामने है। और क्योंकि वो तो इस वक्त वैसे भी स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें उनकी सेहत और जिंदगी जो है वो पार्टी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसको देती है। बाकी ये वीजा कैंसिल हो गया, फलाह हो गया, ये इन्हें ये नहीं पता कि 2 दफा जो एक्सटेंड हुआ है वो इन्हें याद ही नहीं है। उसके बाद प्रोसेस है, ये कोई खबर ही नहीं है। कहते हैं कि ये जो इतनी छोटी सी बात जो कि खबर है ही नहीं, वो नवाज शरीफ के क्योंकि बारे में है तो वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। वैसे ये कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत खत्म होगी। पिछले 7 दिन से लगातार ये वीजे वाली बात चल रही है। इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ। तो ये ऊपर से कह देते हैं वो तो सियासत उनकी खत्म हो गई है। बाकी हम बड़े क्लियर हैं, हम उनका इलाज नंबर 1 प्रायोरिटी है और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी प्रायोरिटी। लेकिन तलाल साहब, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, अगर उनका वीज़ा मुस्तरद होता है, अगर उनका पासपोर्ट मनसूख किया जाता है तो फिर ज़ाहिर है उनसे मुतालिक बात तो होगी, खबर तो बनेगी। आप वापस आना चाहिए उनको या नहीं? आपकी नज़र में आपकी क्या उनके लिए मशवरा या राय हो सकती है? तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि नंबर 1 हमारे लिए उनकी जिंदगी जो है वो बड़ी अहम है। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दे, इलाज करवाएं और उसके बाद यकीनन हम ये फैसला जो है उसके बाद उनकी सिक्योरिटी और यहाँ के हालात के मुताबिक यहाँ कोई इंसाफ जो है वो
दरियाओं और नदियों में बह नहीं रहा। यहाँ जिस तरह इंसाफ मिलता है या जो हालत की जाती है, यहाँ मंशियात से लेकर एहतसाब और एहतसाब से लेकर गद्दारी के जो नून लीग के साथ जो किया गया है, और कितने रहनुमा ऐसे हैं, कोई मैं आपको गिनवा देता हूँ, हमारे तमाम रहनुमा 2-2 साल रह चुके हैं, आखिर में मिलता कुछ भी नहीं है। तो ये एक यहाँ पर एक आवाज बंद करने की हुई, और ऐसे आदमी जिससे इन्हें खतरा है, जिन्हें इनसे पूरा इन्हें पता है कि इलेक्शन जो है पाकिस्तान की तमाम जमातें नवाज शरीफ के खिलाफ ही लड़ेंगी, तो उसको किसी न किसी तरह से ये बात तो कोई नहीं करता कि जनाब उनका वीजे की तो बात 10 तर्जुमान आ जाते हैं, ये तेल बढ़ा है, इसके बाद में ये बिजली की प्राइसेस, फिर उसके बाद आप देख लें आटा, चीनी, घी, कोई जवाब इनके पास नहीं होता। जब इनके पास 50 लाख घरों का, करोड़ नौकरियों का, अपनी कारकर्दगी का, बेड का जवाब फिर आ जाते हैं कि हमारे घर पे शरीफ फैमिली में लड़ाई हो गई, आज भी शरीफ फैमिली का वीजा जी मुस्तरद। ओ भाई आप इतने हमदर्द हम बने कि उनका वीजा मुस्तरद हो गया और उनको वो ऐसा हो जाएगा, आप हमदर्द ना बने, आप अपना जवाब दें अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी हुकूमत का। हम अपना जवाब अवाम को दें। और मियां नवाज शरीफ जब से बाहर है, हमने बाई इलेक्शन भी जीते हैं, हमने रिकॉर्ड कश्मीर में वोट किए और हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। ये जो तमाम अवामी मसाइल आप गिनवा रहे हैं, इनसे मुतालिक तो ज़ाहिर है हुकूमत से रोज़ाना की बुनियाद पर ही सवालात होते हैं, टीवी टॉक शोज़ में भी होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी होते हैं, ये सवाल हम उनसे करते रहेंगे। लेकिन अब ज़ाहिर है चूंकि जितना बड़ा सियासतदान होता है उस पर जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा ही होती है। आप नहीं समझते कि इस वक्त अगर मियाँ साहब से मुतालिक आप लोग ये क्लेम करते हैं मियाँ साहब आवाम के दिलों में बसते हैं, तो फिर उनको इस वक्त मुल्क के अंदर होना चाहिए। जरदारी साहब इस वक्त कितने अलील हैं, उनकी भी कितनी बुरी हालत है, तबीयत ख़राब है, लेकिन वो कोर्ट्स भी जा रहे हैं इस ख़राब तबीयत के साथ, इलाज भी मुल्क में करा रहे हैं। तो मियाँ साहब को भी इस वक्त यहाँ होना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, मैं आपसे कह दूं कि एक बड़ा प्लेयर है और हमने जो हमारे जवाब देना है पाकिस्तान के लोगों को, और वो लोग समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त अगर गए हैं तो वो तो उन लोगों ने भेजा जो हमारे सख्त तरीन मुखालिफ है, और पूरा इन्वेस्टिगेट करके इनकी कभी टेपें चलाए कि क्या कहते थे उस वक्त के कितने बीमार हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उससे पहले इलाज करवाएंगे, और दूसरा हम उनकी सिक्योरिटी और उनकी जान को, और यहाँ पर जो इंसाफ के तकाजे और जिस तरह के हालात हैं वो सारी चीजें देखकर हम फैसला करेंगे। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, इलेक्शन 2022 में हो या 23, उससे पहले मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो। 22 में कैसे होगा? कोई इम्कान है वैसे इलेक्शन का 22 में? अब तो 23 में होने इलेक्शन, अब तो आपकी पीडीएम भी तकसीम हो गई है। देखिए, खान साहब के पास कोई और चारा नहीं है कि कौम के सामने, क्योंकि झूठ और बैड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तारीख के सबसे बुरी हुकूमत थी। आप फॉरेन पॉलिसी देख लें, वो सिक्योरिटी काउंसिल में हमें बाहर बैठा दिया उन्होंने अफगानिस्तान के इजलास से भी। ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है, कश्मीर जो किस वक्त हमारे हाथों से निकला है। उसके बाद आप इंटरनल सिक्योरिटी देख लें, बम धमाके दोबारा शुरू हैं, दोबारा दहशतगर्दी शुरू है। महंगाई देख लें, 70 साल में सबसे ज्यादा है। आटा, चीनी, घी के रेट देख लें, वो उतने 70 साल में कीमत हुई है, इनके 3 साल में 2 से 3 गुना कीमत हो गई है। तो बैड परफॉर्मेंस सारी। अब एक ही इनके पास बहाना है शहीद बनने का, और वो उसके लिए ये खान साहब किसी वक्त ऐसा जो प्रेशर इन पे आ रहा है, जिस तरह तरीन ग्रुप और बहुत सारी और चीजें, अवामी प्रेशर, इस तरह की कोई हरकत करेंगे भी 2022 में, तो मेरा ख्याल है कि हम तो उसके लिए तैयार हैं। और मुझे कब इम्कान है कि खान साहब इस तरह की कोई हरकत जरूर करेंगे सियासी शहीद बनने के लिए। ठीक है, चलें तालिब साहब साथ ही रहेगा, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। जरा आपसे ये सवाल मुझे पूछना है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में क्या नून लीग इस वक्त वाकई मुत्तहिद है? जो खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं कि कोई शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहा है, कोई मियाँ साहब के बयानिए पर चलने की बात कर रहा है। मैं वापस आपकी तरफ जरा आता हूँ। कादिर मंदूक साहब, ये ज़ाहिर है अगर किसी पार्टी पर कोई मुश्किल, पहले तो आप बताइएगा, समझते हैं कि नून लीग इस वक्त मुश्किल में है? जो बयानियों की इस वक्त जंग आपस में चल रही है अंदरूनी खाना, खबरें निकल कर आती रहती हैं, अगर कोई पार्टी किसी वक्त मुश्किल में हो तो उसके लीडर को, उसके रहनुमा को, कायद को मुल्क में होना चाहिए या मुल्क से बाहर होना चाहिए? क्या समझते हैं आप मंदूक साहब? देखिए, ये तो नून लीग की अपनी मर्जी है कि वो जो पॉलिसी इख्तियार करे। अलबत्ता ये आपका सवाल तो दुरुस्त है कि इनकी अंदरूनी जो है ना, इनके एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपकी मीडिया ने भी नशर की है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का और राना तनवीर साहब जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और वो सारी मीडिया के सामने आ चुकी है बात सारी
तो यकीनन और दो बयानियां भी उनकी जो मोहम्मद जुबैर साहब है वो मीडिया पे एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो दो बयानियां तो है ना, नवाज शरीफ साहब का या उनके साथ जो लोग हैं उनका अलग बयान है, शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ जो लोग हैं उनका बयान अलग है। तो ये बयानियां तो है। अब ये नून लीग की अपनी मर्जी है, वो उसकी क्या हिकमत अमली करनी है, उनके कायदीन उनके सामने आए नीय है या जो भी है। लेकिन जो बात इलाज की हो रही है तो मियां नवाज शरीफ साहब की इलाज की सर्टिफिकेट तो खुद इमरान खान साहब ने दी है और खुद उन्होंने अपनी काबीना की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मेरे काबीना के वजीर तो रो रही थी, एक वजीर पे शायद शरीम वजारी साहिबा की बात कर रहा था वो, तो जब वो खुद को फिर शौकत खानम को जो अस्पताल का इंचार्ज है, जो उनका मुलाजिम है डॉक्टर फैसल, और फिर इनकी जो वजीर सेहत है पंजाब की, उनकी सारी सर्टिफिकेट देख के और नवाज शरीफ साहब को रवाना कर चुके हैं। रवाना करने के बाद आज वो कह रहे हैं कि नहीं जी वो गलत है। तो भाई गलत अगर है तो सबसे पहले तो आपने गलत किया है। आपने कौन सी रिपोर्ट जो अगर आप समझ रहे कि रिपोर्टें जाली है, वो मेडिकल नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है, तो सबसे पहले तो आप अपने वजीरों को जो ना वो निकाल के बाहर निकाल दे, जिस तरह आपने फिरदौस आशिका अवान साहिबा को बाहर निकाल लिया दूसरी मरतबा करप्शन के ऊपर। तो यकीनन ये बात तो आपको करना चाहिए, आप उस चीज़ को कर ले, आप बजाय ये कि आप उनके ऊपर तनकीद करें कि उनका वो इलाज सही है नहीं है। बाकी ये है पीपल्स पार्टी का आपके सामने है, पीपल्स पार्टी का मेरे हल्के में 3 महीने में पाकिस्तान की तारीख में यानी 33 साल बाद ये सीट पीपल्स पार्टी ने जीती और पीटीआई को 6ठे नंबर पे भेज दिया है। फिर आप गिलगित बल्तिस्तान का देख ले इलेक्शन आपके सामने। तो कादिर साहब ये जी यहाँ की जो कराची की जो सियासत है इस पर जरा आते हैं। फिरदौस साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, वजीर आजम कल आ रहे हैं, उनसे मुतालिक उससे भी सवाल करना है। लेकिन जो मियाँ साहब की वापसी जो उनके पास ऑप्शंस हैं लंदन में रहने के, चूंकि ज़ाहिर है कानूनी तौर पर भी आप बड़ी महारत रखते हैं, तो जरा कानूनी ऑप्शंस बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर आप शेयर करना चाहें कि कितने अरसे तक मियाँ साहब इस वक्त वहाँ रह सकते हैं। पहले तो मैं समझता हूं कि फिरदौस मैं आ रहा हूं आपकी तरफ जरा, फिरदौस मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, कादिर साहब से जरा पूछ लूं मैं। मुझे आपने एज ए पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से आपने बिठाया और फिर आप कह रहे हैं न्यूट्रल बयान दो, तो मैं न्यूट्रल भी दूंगा। तो पीटीआई वाले नहीं आप पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से बता दें। पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत के कानूनी नुक्ता निगाह से पूछा था आपसे बताऊं कि नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त जो इसकी एप्लीकेशन है वो मुस्तरद हो चुकी है और गो के उस जो बरतानिया के कानून के हिसाब से भी 6 महीने तो रेगुलर बेसिस पे लगते थे। अब चूंकि कोविड की वजह से जो ना वो प्रोसेस थोड़ा और लेंथी हो गया, तो मुमकिनात यही है कि साल से 1.5 साल उसमें लगेंगे। उसके बाद भी अपील है, तो इट्स मीन कि 2023 से पहले जो है नवाज शरीफ साहब को ये ला नहीं सकते बरतानिया के कानून के हिसाब से भी। तो फिर लाने के लिए जब भेजा है उन्होंने, और फिर ये जब भेजा है उन्होंने और वो अगर समझ रहे हैं कि वो रिपोर्टें जाली है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टरों अपने वजीरों के खिलाफ कार्रवाई करे और उस काबीना के खिलाफ कर ले जिसने रिकमेंडेशन दी है। तो मेरे हिसाब से नवाज शरीफ साहब जो है 2023 से पहले नहीं आएंगे और वो बरतानिया के कानून के हिसाब से भी वो अपील भी करेंगे, तो 2023 का इलेक्शन आ जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि कानूनी तौर पर अभी उनके पास ऑप्शन है, मौजूद है, उसको ला नहीं सकते जबरदस्ती कोई। ठीक है, तो फिरदौस साहब ये हुकूमती हल्के जब से खबर आई है कि मियाँ साहब का वीज़ा मुस्तरद हो गया, इतनी आप सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, वज़रा ट्वीट्स कर रहे हैं, कानूनी नुक्ता निगाह से तो बता रहे हैं मंदुखेल साहब कि अभी 2023 तक आप लोग उनको वापस लाने में कामयाब हो ही नहीं सकते, तो फिर अगले 2 साल भी मियाँ साहब नहीं आने वाले, तो ये खुशी किस बात की मनाई जा रही है? मैं आपके जवाब देने से पहले पहली बात कादिर मंदुखेल साहब को पता कि ये मौजूद ऐसी नहीं है, लोग हमारे काम लोगों के। फिरदौस साहब आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, आपको जरा आपको रिकनेक्ट करते हैं, चंद सेकंड्स में आप रिकनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप अपनी बात जारी रखिएगा। फिरदौस साहब आपको रिकनेक्ट कर रहे हैं, ज़रा आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, ताकि नाज़रीन आपकी बात भी सुन सकें। अब इतनी देर में कादिर साहब ज़रा कल वज़ीर आज़म इमरान खान आने वाले हैं, ज़ाहिर अगला मौजू हमारा वही है, कराची आएंगे। पिछले पैकेज पे अभी तक कहीं कोई अमल दरामद नहीं हुआ, एक कराची कमेटी बनी थी। इस बार वज़ीर आज़म के इस दौरे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं कोई उम्मीद है ऐसी, और वज़ीर आज़म का जो प्लान है उसमें कहीं वज़ीर आला सिंध से कोई मुलाकात या पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर लोगों से कोई इस तरह की मुलाकात होने जा रही है? आपके इल्म में है कुछ ऐसी चीज़ें? नहीं, ऐसे तो कोई मेरे इल्म नहीं है कि मुलाकात उनकी तय है। बाकी ये कि कम से कम वज़ीर आज़म साहब की कराची आने को और सिंध आने में कम से कम ये खुशी की लहर तो दौड़ गई है। अच्छा मंदुखेल साहब माजरत के साथ जरा ये चूंकि अगला मौजूद है, फिरदौस साहब चूंकि कनेक्ट हो गए, फिरदौस साहब पहले मियां नवाज शरीफ वाले मामले पर जरा अपना कमेंट दे दें। जी फिरदौस साहब आपकी आवाज़ उस वक्त आ नहीं रही थी, बात पहली बात तो ये है कि कादिर मंदुखेल साहब को ये समझना चाहिए कि जब लोग आपके साथ काम करते हैं वो कोलीग्स कहलाते हैं, वो मुलाजिम। मैं इमरान खान साहब का मुलाजिम नहीं हूँ, कोलीग। फैसल सुल्तान साहब शौकत खानम के
हेड थे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बोर्ड का मेंबर थे, वो उनके मुलाजिम नहीं है, वो एक प्रोफेशनल आदमी है, वो उनके कोलीग कहलाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इनको जब तक लोगों को इज्जत जब इन्हें इज्जत देनी नहीं आएगी तो खुदा ऐसे लोगों को इज्जत दिलवाता भी नहीं है। ये जैसे ऐसी बातें करते रहे कि ये तकब्बुर का नतीजा अनकरीब। कादिर साहब रुकिएगा, कादिर साहब फिरदौस साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर आप अपनी बात कीजिए। उसके दो सीनियर होते मुलाजिम के, और फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपने लोगों को बनाऊंगा, नहीं यहाँ पे तो आप रुके। कादिर साहब जरा रुकिएगा, कादिर साहब रुक जाएं जरा। कादिर साहब असल में अगर आप उनको बादशाह सलामत समझे, मेरी जेल पे क्या फर्क पड़ता है? मेरे आप लोग तो मरूसी सियासत के आदी है, आप तो वो पर्ची वाले चेयरमैन को भी अपना बॉस मानते हैं जिससे आज तक 1 रुपया नहीं कमाया। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप किसी को कुछ भी समझते रहिए, लेकिन अल्लाह मियाँ को ये इस किस्म का लहजा और जबान पसंद नहीं है। आप अगर दुरुस्त करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहते आप अपनी तकब्बुर की राहों पे चलते रहिए, ठीक है ना? उसको चाचा मुझे क्या अब ठीक है भाई, हम अपनी पार्टी के लोगों को और जो खान साहब के साथ काम करते हैं हम उनको कहते हैं, पार्टी वाले लोग मुलाजिम कहते हैं। आप मुलाजिम में खुश रहिए, गुलाम में खुश रहिए। गुलाम अब्दुल कादिर मंदोखेल, मुझे मेरी बात करने दो, उसके बाद कादिर साहब, कादिर मंदोखेल साहब रुकिएगा जरा, फिरदौस साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं ये सवाल लेकर आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी फिरदौस साहब। अच्छा, जहाँ तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है, देखिए एक चीज बड़े वाज़ेह है कि बरतानिया के कानून में किसी बीमार शख्स को जो शदीद बीमार और वो वहाँ अपने इलाज के लिए रुका हो, वो उसका वीजा मनसूख नहीं करते। ये वीजा मनसूख होना इस बात की सबूत है कि नवाज शरीफ अलील नहीं है, वो इस काबिल है कि वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, और वो बरतानिया में झूठा वादा करके झूठ फूट की बीमारियां दिखा दिखा के हुकूमत पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहे थे। एक दफा फिर साबित हो गया कि नवाज शरीफ साहब जो कतरी खत लाने में हर मसले पे स्पेशलिस्ट है, झूठ बोला सऊदी अरेबिया जाने के पे, झूठ बोला हुदैबिया पेपर मिल में, झूठ बोला पनामा के केस पे, झूठ बोला बीमारी के केस पे, झूठी बातें करके वो किस तरह उन्होंने मैनेज की अपनी प्लेटलेट, वो प्लेटलेट का खतरा ही नहीं है उनको। तो वो एक दफा बरतानिया में भी साबित हो गया कि वो एक झूठे इंसान है। हम तो उसकी खुशी बना रहे कि जो कहते थे बड़ा ईमानदार दयानतदार है, वो हर अदालत में झूठा साबित हो रहा है, इसकी खुशी है। वो आएंगे तब भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो वहाँ बैठेंगे तो सजा तब भी माफ नहीं होती, वहाँ खुदा खास्ता इंतकाल कर गए तब भी उनको सरजमीन नहीं मिल सकती। तो फिरदौस साहब, इसका मतलब वो आएंगे या नहीं आएंगे ये फैसला खुद उन्होंने ही करना है। वो जो फिर वजीर आजम ने 1 साल पहले इंटरव्यू दिया था कि वो मैं बरतानवी वजीर आजम से बात करूंगा, मैं लाने के लिए मुमकिन कोशिश करूंगा, ये नहीं है। अभी आपने वो नहीं देखा कि जब वजीर आजम पाकिस्तान भी जाएंगे बरतानिया और डिमांड करेंगे जो पाकिस्तान से मफरूर लोग हैं उनको बरतानिया वापस करे, चाहे उनका नाम अल्ताफ हुसैन, चाहे उनका नाम नवाज शरीफ हो। तो इस 1 साल में इस सिलसिले में कहीं कोई कदम उठाए गए, कोई कानून साजी करने की कोशिश की गई, कोई खतो किताबत हुई है बरतानिया से? कानून साजी देखिए, जो कानून ऑलरेडी है, खतो किताबत जो है वो हो रही है और इंशाल्लाह देखिए कामयाबी होगी, एक दिन आप सुन लेंगे। तो मंदोखेल साहब, आपको लगता है कि ये हुकूमत अपने इस दावे में पूरी उतर सकेगी, इस दौरे हुकूमत में मियाँ साहब को वापस लाने में कामयाब हो सकेगी? या और दूसरा नाम लिया अल्ताफ हुसैन साहब का, वो तो ज़ाहिर है कोई 30 साल होने को आ गए, तो इन लोगों की वापसी आपको लगता है कि ये हुकूमत कर पाएगी, मुमकिन हो सकेगा? वैसे बात यह है कि मुझे नवाज शरीफ साहब से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, लेकिन कम से कम बीमारी के और एक बीमार शख्स के बारे में ऐसे अल्फाज तो नहीं बोलना चाहिए कि अगर वो मर गया तो ज़मीन नहीं मिलेगी, फिर कहते हैं शाइस्ता गुफ्तगू करो, फिर वो तमीज़ से काने बैठ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं कानूनी रास्ता बता रहा हूँ वो उनका मुस्तरद सही हुआ है या गलत हुआ है, तो इट्स मीन कि वो उसको अपील का है। एक मुलजिम को अगर सज़ा हो जाती है तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि वो सज़ा याफ्ता है, उसके पास अपील का हक है।
जब तक उसकी अपील डिसाइड नहीं होती तो आप उसको मुजरिम नहीं कह सकते हो। आपने कैसी पहली दरखास्त पे ये अज्यूम कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बीमार नहीं है, उसने झूठी दरखास्तें दी है। लेकिन फिर साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर उन्हें झूठी दरखास्तें दी है या अगर उसने गलत रिपोर्ट भी दी है तो वो आपकी काबीना ने कादिर साहब वो नतीजा इसलिए निकाला कि वहां से जो उन्हें अपनी सेहत की रिपोर्ट्स भेजनी थी, चेकअप्स की रिपोर्ट भेजनी थी, वो नहीं आ सकी अभी तक। वो रिपोर्ट्स भेजने के पाबंद थे, वो रिपोर्ट्स तो नहीं आई। हर 15 दिन पे कादिर साहब आंखों के ऊपर पट्टे नहीं बांधते। आप बड़े माहिर वकील हैं, मैंने आपकी वकालत को कभी बुरा नहीं कहा। आप फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप थोड़ा हौसला रख ले। मैं ये कह रहा था ना कि वो तो मुलाजिम से बात आ गई, फिर मैं मुलाजिम की तरफ आ जाऊंगा। मैं करूँ आपकी हुकूमत, आपकी काबीना ने उसको बीमार शख्स डिक्लेयर करके और उसको पाकिस्तान से बाहर जाने दिए। ये भी मेरे काबिल फाजिल वकील साहब नवाज शरीफ से ये वादा करके गए थे कि हर 15 दिन पे मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। मेरे चंदा गुलामी का शौक उतारो और एक ही की गुलामी कर लो, दो की गुलामी करोगे फिर जाओगे। फिरदौस साहब, आपकी वो डायलॉग बड़ी मशहूर थी कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, जरा अपने वज़ीर आज़म को फिर तो है नहीं जो ना अपडेट हो, मुझे पता चल गया नज़ीर चौहान की तरह। कादिर साहब वो असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने कहा था, वो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा। और उसके बाद जाके आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आजकल फिर इमरान खान की आप वो गिन गा रहे हैं, तो आप गाने तो मुझे कोई नहीं है। कादिर साहब फिरदौस शमीम साहब जरा रुकिएगा, दोनों आप लोग एक साथ बोल रहे हैं तो आवाज मिक्स हो रही है, आवाज नहीं जा रही लोगों जी। रुकिएगा फिरदौस साहब, जरा मैं दरखास्त करूंगा दोनों से, कादिर मंदूखिल साहब दोनों साथ रहिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद फिर कल वजीर आजम कराची आ रहे हैं, तो वो कराची के लिए अब क्या लेकर आ रहे हैं और कराची वाले अब उनसे कितनी उम्मीद लगाएं, माजी में जो उम्मीदें थी क्या वो उन्होंने पूरी की। एक ब्रेक के बाद आप दोनों से मैं जानता हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर कराची आ रहे हैं। आमतौर पर जब भी वो कराची आते हैं एक रोज़ा दौरा उनका ये होता है और माजी में भी वज़ीर आज़म जब आए हैं कभी 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, कभी 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कराची को उसमें से कुछ भी नहीं मिल सका है। कराची की तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप हो ये बेहतर हो, ताकि दोनों हुकूमतें मिलकर कराची को उसका हक़ दे सकें, कराची को तरक्की की राहों पर गामजन कर सकें, जो कि मुल्क के जो कि दुनिया के चंद बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। तो कादिर मंदूखिल साहब, कल वज़ीर आज़म आ रहे हैं, ज़ाहिर है इससे पहले भी 2 बार कराची पैकेजेस के ऐलानात हुए, लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड पर हमें कहीं कोई नज़र नहीं आता कुछ भी। एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होती नहीं नज़र आ रही। कादिर साहब, मैं आपसे पहले ज़रा फिरदौस साहब से इस पर मैं कमेंट ले लूँ कि फिरदौस साहब, कल वज़ीर आज़म अगर यहाँ कराची आ रहे हैं तो इस बार क्या नया लेकर आ रहे हैं और जो माजी में उन्होंने वादे किए थे वो वादे आपकी नज़र में पूरे हुए हैं उनके कराची वालों के साथ? पहले सवाल ये, इमरान खान का नाम इमरान खान है, सेंटा क्लॉज नहीं। ये हर साल क्रिसमस के ऊपर आपके लिए नया तोहफा लेके आए। बात यह है कि जो कराची का पैकेज अनाउंस किया हुआ है उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करने आ रहे हैं और कल कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की एक मीटिंग है। जो काम वफाक से मंसूबे लिए थे वो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका स्टेटस क्या है। सितंबर में आपकी ग्रीन लाइन बीआरटी का मंसूबा चालू हो जाएगा। बसें तैयार होके चाइना के पोर्ट पे खड़ी हुई हैं, शायद आज या कल में वो जहाज पे चढ़ा जाएं और वो जहाज को लगते हैं 30 दिन आने में। तो 30 दिन अगर 8 या 9 है तो 8 या 9 सितंबर को वो जहाज आ जाएगा। फिरदौस साहब, ये डिले हुआ क्यों? ये पहले जुलाई की तारीख अनाउंस की गई थी, फिर अगस्त, ये कोविड की वजह से ये डिले हुआ या कोई हुकूमती एंड पर हमारे एंड से डिले हुआ? नहीं, डिले हुआ चाइनीज एंड पे 2 वजूहात से हुआ। एक तो कोविड की रिस्ट्रिक्शन से, दूसरा शिपिंग के बारे में आप लोग सुनते आ रहे हैं कि शिपिंग वर्ल्ड इज इन टोटल टर्मोइल, जिसकी वजह से शिप्स नहीं मिल रही, बसें तैयार खड़ी थी, उसकी वजह से ये डिले हुआ है। तो ये 2 वजूहात है। फिर नालों की जो 4 बड़े नालों की सफाई है उसकी तो दास्तान रोज अखबारों में छप रही है। महमूदाबाद हुआ, गुजर नाला हुआ, तो ये भी वफाक से अपने जिम्मे लिया था, उसकी सफाई करवा दी। फिर तीसरी चीज जो है वो जो सबसे अहम मंसूबा है वो K4 की लाइन है, उसकी कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलियन फर्म को दे दिया गया।
उसका भी पूरा वादा ने प्रेस रिलीज है कि 140 करोड़ की कंसल्टेंसी फीस दी है, उन्होंने इस साल के आखिर में नया डिजाइन देना है और कोशिश अब ये है कि ओपन चैनल के बजाय क्लोज पाइप के जरिए वो पानी कराची पहुंचाया जाए। फिर यानी आप ये कह रहे हैं विफाक के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो अपनी भरपूर स्पीड से चल रहे हैं, उनमें कहीं कोई विफाक का पेस स्लो नहीं है, स्पीड स्लो नहीं है, और विफाक अपना काम पूरा कर रहा है अपने हिस्से का। देखिए, मैं जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जितनी हुकूमत के बारे में जानता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका एक स्केड्यूल है, एक टाइम टेबल है, उससे 19-20 हुए हुए, 10 और 20 नहीं हुए हुए। अच्छा। ये नहीं हुआ हुआ कि जो वादा 2008 में 10,000 बसों का किया गया था, वो 2020 तक जो 12 साल गुजर गए तो 10 बसे नहीं आए, ऐसा कोई सिलसिला नहीं। ठीक है, कराची को फायर टेंडर का वादा किया गया था, पहुंच गए। कराची के अंदर जो सुरजानी से लेके सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनना था, बन गया। मंगलपीर रोड बननी थी, बन गई। मिस्टर रोड बननी थी, बन गई। इसी तरह ML1 भी बन जाएगा, और ML1 जो है 2 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा पिपरी तक, जिससे लोड कम हो जाएगा। ये जो 1130 विफाक तो अपने तमाम वादे पूरे कर रहा है, और चाहे 19-20 स्पीड से, लेकिन तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। एक जिसके अंदर मुझे मैं आपको आपकी तरफ से वापस मसाइल आते हैं, वो ठीक है, कराची सर्कुलर रेंज, उसके मसाइल अभी तक हल। तो कादिर मंदू खेल साहब जी, कादिर साहब, ये जो सिंध गवर्नमेंट ने वादे किए थे वो फिरदौस साहब याद दिला रहे हैं, वो तो 13 साल में नहीं पूरे हुए। एक ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं आ सका। एक ग्रीन लाइन आप देखें, सितंबर में शुरू होने जा रहा है, ट्रैक पूरा मुकम्मल हो चुका, बसें आने वाली हैं। जो दीगर मंसूबे हैं वो भी बताए फिरदौस साहब ने कि वो सब 19-20 की स्पीड तो हो सकती है, लेकिन जितना आप लोग बताते हैं कोई आधी स्पीड नहीं है। तो क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना कि बंदा झूठ इतना बोले कि कम से कम 40 दिन तो चुपता रहना। अब ये मौसूफ इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि ग्रीन बस तो नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, ये इनका क्या किरदार था? नंबर 1 बात। गुजर नाले की दूसरे नाले की बात की है, सिंध के वजीर बल्दियात सिंध के हुकूमत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो कटिंग करे, इनको इनके खाते में कहाँ से आ गई है? ये मौसूफ बता रहा है कि वो सही इसने इस्तेमाल किया है कि सेंटर क्लॉक, तो वो हमें तो खुशी की लहर दौड़ गई है कि वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं। कम से कम हमें तो ये महसूस तो हो रहा है कि हमारा भी वज़ीर आज़म है। अब वज़ीर आज़म साहब ने जो 1100 अरब का किया, ये ज़रा मुझे बता दे, इसने सरजानी का एक रोड आपको बता दिए, जो कि अपने MPA MNA को 40-45 करोड़ रुपए फी MNA उसको दिए रिश्वत के तौर पे, वो भी आधे खा के आधे उसने कमिश्नों पे और रोड बना दी, वो आपके सामने है। अब सवाल ये है कि उस 1100 का क्या बना, ये कुछ नहीं बता सका। उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब कल तशरीफ ला रहा है सिंध, और फिर कल चाइना से बसें वहां चढ़ना शुरू हो जाएगी। कादिर साहब वो 1100 अरब में सिंध का भी हिस्सा था ना, उससे विफाक की तरफ से तो नहीं था मुकम्मल, वो तो एक पार्टनरशिप में था वो 1100 अरब। सिंध तो लावारिस नहीं है ना, सिंध के जो है ना वो वारिस मौजूद है, वो हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। आप बाकी कराची को छोड़ दे, सिंध को छोड़, मैं आपको अपने इलाके का काम गिनवा दूं कि आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इतने हमने काम किया है। इनका फैसल वाडा साहब जो आया था और डिस्पेंसरी पे उसने जो एक चॉकिंग की है और कचरे पे बैठ के, वो अपने 3 साल दौर में नहीं चालू करा सका। मैंने पिछले हफ्ते उसको चालू भी कराया, वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कराया और पोलियो भी उसके अंदर स्टार्ट कराया, और मजीद भी मैं उसके अंदर फैसिलिटीज वहां पे देने की कोशिश करूं, ये स्टार्ट में करा चुका हूं। सवाल ये है कि इनके पास सिर्फ, आप मुझे एक बात बताओ, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? वज़ीर आज़म कल आ रहे कराची और चाइना से बसें चढ़ना शुरू हो जाएंगे। ओ भाई, तो अभी तक चढ़ी क्यों नहीं है? अभी तक आई क्यों नहीं है? ये चढ़ना शुरू हो गए, और अगले साल जब वज़ीर आज़म आ जाएंगे तो आपको बता देंगे कि वो पोर्ट तक पहुंच गए। फिर अगले साल जाके जब वो इलेक्शन का साल आ जाएगा या इलेक्शन का टेनोर खत्म हो जाएगा इनका 5 साल का, और वो बताएंगे बसें तो आ गई, बस अब इनको स्टार्ट करना है। फिर स्टार्ट करने के बाद आ जाएगी तो फिर इनका रोड नहीं होगा। ओ भाई, खुदा को खौफ मालूम किस चले, इन्होंने ट्रैक तो इन्होंने मुकम्मल किसी हद तक कर दिया। सिंध हुकूमत तो 13 साल में कोई एक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा दे ही नहीं सकी कराची को, इनको तो फिर अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं। 3 साल हुआ है तो 3 साल में कौन सा काम किए तो बताए ना। एक रोड सरजानी का गिनवा दिए, कौन सा काम किया उन्होंने? और पूरे पाकिस्तान में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है ना बड़े अच्छे आदमी है, उन्होंने इमरान साहब को गैरत दिलाई कि कोई शर्म होती है, कोई हाया होती है। काश एक जुमला आज भी अदा कर लेते तो मुझ समेत बहुत सारे आपको देखने वाले भी खुश हो जाते। और इसी बात के ऊपर अपोजिशन लीडर बनने की सी आदत होने पड़े, इनको इस्तीफा देने पड़े।
क्योंकि सच्चा आदमी इसने सच्ची बात की और इमरान खान को सच पसंद नहीं है, वो सच वालों को बाहर निकाल देते हैं। आप दूसरी बात ये समझ ले, मैं तो दुआ कर रहा हूँ कितनी आपका टीवी चैनल तो कादिर साहब आप भी जरा सूबाई हुकूमत के लिए थोड़े सच्चे ख्यालात जरा जाहिर करें। 13 साल में जो हुकूमत एक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा ना दे सकी, उसके लिए फिर क्या सच्चे ख्यालात हैं आपके दिमाग में? आप मुझे बताओ कि जो हुकूमत चल रही है उनके 200 अरब से ज्यादा तो मकरूज है। वफाकी हुकूमत वो हमें दे नहीं रहा है, वैक्सीन हमें दे नहीं रहा है, हर जगह पे तो रुकावटें डाल रहे हैं। असद उमर जिनका अरस्तु बैठा हुआ है, जिनने वो क्या कि मैं उसको तो निकाल दिया है। पीपल्स पार्टी के दौर का हफीज शेख को लाया, ये तो 3 साल का हाल है ना, इससे पिछले भी तो 10 साल गुजरे हैं। 10 साल आपको मैं याद दिलाऊं, अब आप मुझे 2 मिनट के लिए छोड़ दे, मैं आपको कराची के सारे प्रोजेक्ट गिनवा देता हूँ। जो काम सिटी गवर्नमेंट का वो भी पीपल्स पार्टी कर रही है, तो वफाकी हुकूमत का वो भी पीपल्स पार्टी करे। इन्हें क्या काम किया है सिवाय लहरेले पे, सिवाय झूठ बोलने का, सिवाय बात से नहीं। ये वो जो 126 दिन की धरना पार्टी में जो उन्होंने ऐलानात किया था, उसमें एक काम मुझे बताओ जो उसने किया है। कादिर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज म्यूट हो गई है कादिर साहब। मेरी आवाज तो नहीं म्यूट होगी, आपकी किसी ने म्यूट कर दिया कि कुछ ज्यादा बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं। अच्छा नहीं कादिर साहब आप तो अच्छा मैं समझा स्काइप पे आपका माइक म्यूट हो गया। अब तो एडमिनिस्ट्रेटर भी आपका है ना, अब तो मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर लग गए हैं, तो अब वो जो बल्दियाती इदारों के और जो सिटी गवर्नमेंट के काम होते थे, अब तो वो भी आपको करवाने, अब तो मुकम्मल जिम्मेदारी आपके ऊपर है। माजी में तो फिर वो आप MQM के ऊपर डाल दिया करते थे, चलें सिटी गवर्नमेंट उनके पास थी। अभी हमारी जान छूट गई है MQM से, अभी हमारी जान छूट गई है जो सिटी गवर्नमेंट से। अब इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट कर रही, मुर्तजा वहाब आ गया, और मुर्तजा वहाब से पहले आप मैं शर्तिया कह रहा हूँ, और आप नकवी साहब को भी साथ ले ले, अपना कैमरामैन को भेज दे। सबसे ज्यादा मेरे हल्के जो 33 साल बाद पीपल्स पार्टी के पास आई, मेरे 3 महीने का आप काम देख रहे हैं, और मैं आपको दावे के साथ जो 3 साल फैसल वाडा साहब नहीं कर सके, वो 3 महीने मैंने करके दिखाया काम। और आगे देखें इंशाल्लाह 10 अरब रुपए का जरदारी साहब ने पानी का लाइन जो है ना, वो हब डैम से डायरेक्ट लाइन की मंजूरी दी है। वो लाइन जिस तरह अपने हल्के में आपने काम कराया, वहां लोगों ने फिर आपको कामयाब भी किया, तो पीपल्स पार्टी के जो दूसरे MPAs हैं, उनके हल्कों की हालत आपने MPAs और MNAs के देखी है यहाँ पर कराची में? आप मुझे बताएं, आप बताएं, मैं अपने हल्के की बात करूं, आप सबके ऊपर बात करें, आपको बताऊंगा आपको क्या यूनिवर्सिटी रोड जो है ना वो MPA MNA का काम था या सिटी गवर्नमेंट काम था, उन्हें करके दिए। क्या आपका जो मलीर वाला रोड है वो इनका काम था? क्या अंडर पासिस जो आपकी शहीद मिलत में, क्या वो सिटी गवर्नमेंट काम था या पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत काम था? क्या ये जो NICVD का दिल के अमराज का अस्पताल को पूरे सिंध में दुनिया के स्टैंडर्ड, आलमी स्टैंडर्ड के अस्पताल बना है, क्या पाकिस्तान में मिसाल मिल रही है? क्या आप कायदे अवाम यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है उसमें नवाबशाह में, क्या ये मिसाल मिल रही? कहीं क्या बेनजीर ट्रॉमा सेंटर जो कराची में बना हो, इसकी दुनिया भर में कोई मिसाल मिल रही है? क्या गंबट में जो ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल बना है, क्या पाकिस्तान में उसके लेवल कोई अस्पताल है? आपको मैं कितने गिनवाऊं? इसके बावजूद जो NFC अवार्ड के जरिए उन्होंने आज भी 2 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने हमें नहीं दिए है। ये कल मौसूफ आ रहा है सिंध, अल्लाह अल्लाह करे कि शायद कोई सिंध वालों का, कराची वालों का, अगर हम कोई काम नहीं कर सके, शायद ये करके देखा, जो कि कल भी मायूस हो गए, परसों तरसों आप शो करेंगे। और फिर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदुखेल साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू दोनों ने सुनी और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के, एक विफाक के और एक सिंध गवर्नमेंट की तारीफ़ें कर रहे थे और बता रहे थे कि किसने कितने वादे पूरे किए। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले आवाम से जो वादे किए थे, उनकी हुकूमत अब तक वो सब कुछ डिलीवर करने में खासी हद तक नाकाम रही है, और लगता है कि अब हुकूमत अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के पीछे है। कोशिश कर रही है हुकूमत के किसी भी तरीके से उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जा सके, जेल में डाला जा सके, लेकिन हुकूमत के की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो हर तकरीर, हर खिताब और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ नवाज शरीफ का जिक्र ही होता है। वज़ीर आज़म हो या वज़रा हो, नवाज शरीफ की बात करते हैं, और क्या मुल्क में नवाज शरीफ से बड़ा और कोई मसला नहीं है? जो काबीना के हर इजलास में भी नवाज शरीफ से मुताल्लिक ज़रूर बात की जाती है, लेकिन दूसरों को करप्ट और बदउन्वान कहने वाली ये हुकूमत, इसकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट हमें कुछ और ही बता रही है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हुकूमत के दूसरे माली साल की रिपोर्ट्स ने मुख्तलिफ वजारतों और इदारों में अरबों रुपए की करप्शन बेनकाब कर दी है। इस ऑडिट रिपोर्ट में वफाकी वजारतों, इदारों और महकमों में 404 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तिगियां सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत के सिविल अखराजात में 268 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तिगियां की गई हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में 135 अरब
75 करोड़ रुपए से जायद की खुर्द-बुर्द की गई है, जबकि वजारत खजाना में 136 अरब 82 करोड़ रुपए की बेजाब्तगियां भी रिपोर्ट हुई हैं, जबकि वजारत बैनुस-सूबाई राब्ता में 21 अरब 20 करोड़ रुपए की बेजाब्तगियों का इंकशाफ भी सामने आया है। इसी ऑडिट रिपोर्ट में वजारत इत्तलात में 21 अरब 9 करोड़ रुपए, जबकि वजारत बहरी उमूर में 31 अरब 38 करोड़ रुपए की बेजाब्तगियों का जिक्र किया गया है। वजारत दाखिला में 7 अरब 53 करोड़ रुपए और निजकारी डिवीजन में 3 अरब 47 करोड़ रुपए की बेजाब्तगियां हुई हैं। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में 3 अरब 34 करोड़ रुपए से जायद की माली बेजाब्तगियां सामने आई हैं, जबकि इसी ऑडिट रिपोर्ट में वजारत तालीम में 8 अरब 60 करोड़ रुपए की माली बेजाब्तगियों का इंकशाफ भी किया गया है। तो तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत जो करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ मुहिम चलाकर हुकूमत में आई थी, खुद अपनी हुकूमत में की गई बदउनवानियों पर बात कब करे? हुकूमत नवाज शरीफ को करप्ट कहती है, उन्हें सजा दिलवाने के लिए बेताब है, लेकिन अपनी हुकूमत की करप्शन पर कब नजर डाली जाएगी? ऑडिट रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही है। मुखालफिन पर अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाली हुकूमत अपने 3 साला दौर में अरबों की करप्शन के जिम्मेदारों को सज़ा देगी? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है और आने वाले दिनों में हुकूमती नुमाइंदों के सामने हम ये सवाल भी रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज एक अजीम हस्ती का यौम शहादत है, इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं उस अजीम हस्ती की जिसके इंसाफ की गवाही आज भी दुनिया देती है। वो जिसने आधी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया था, वो जिसको देख के शैतान भी रास्ता बदल लेता था, वो जिसके खौफ से दुश्मन कांप उठता था, वो जिनके इस्लाम कबूल करने की दुआएं मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी, वही हस्ती जिनका आज यौम शहादत है। और वो कोई आम हस्ती नहीं बल्कि खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके इस्लाम कबूल करने पे मेरे नबी ने कहा था कि उठो बिलाल, आज अजान छुप कर नहीं बल्कि काबे की छत पर जाकर दो, ताकि कुफ्फार को पता चले कि उमर इस्लाम कबूल कर चुका है। वो जिनकी शहादत पे यहूदी कहते थे पर ये मजबूर हो गए कि अगर उमर 10 साल जिंदा रह जाते तो मशरिक से मगरिब तक एक यहूदी भी ना बचता और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होता। मगर अफसोस कि आज के दौर में हमें बताया जाता है कि मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना, 23 साल की उम्र में वो मकदूनिया से निकला, उसने सबसे पहले यूनान फतह किया, फिर वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया, फिर मिस्र और हिंदुस्तान आया जहां उसने पोरस जंग लड़ी। वापसी का सफ़र शुरू किया तो बीमारी में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में उसका इंतकाल हो गया। उस शख्स से मुताल्लिक आज तक दुनिया को ये बताया जाता है कि वो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जर्नैल, सबसे बड़ा फातेह और सबसे बड़ा बादशाह था और तारीख उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। मगर हमें यह भी सोचना चाहिए कि अलेक्जेंडर एक बादशाह का ही बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन घुड़सवारों ने घुड़सवारी सिखाई, उसे अरस्तू जैसे उस्तादों की सोबत मिली और जब वो 20 साल का हुआ तो उसे तख्तो ताज पेश कर दिया गया। सिकंदर आजम ने एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरस में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के होते हुए अलेक्जेंडर को क्या सिकंदर आज़म कहलाने का हक हासिल है? क्योंकि जब हम खलीफा दोम यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 7 पुश्तों में कोई भी बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां चराते हुए बड़े हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवारबाजी और तीरंदाजी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। मगर जब हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के 10 बरस का जायज़ा लेते हैं, देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि आपने बग़ैर किसी ऑर्गेनाइज आर्मी के 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया, जिसमें रोम और ईरान जैसी उस वक्त की सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज के मौजूदा दौर में जब साइंस ने बेतहाशा बेपनाह तरक्की कर ली है, लेकिन दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक्त घोड़ों की पीठ पर बैठकर फतह कराई थी और उस सल्तनत का निज़ाम व इंसराम भी चलाया था।
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को निज़ाम मुतारफ़ करवाए, दुनिया में जो जो उनकी जानिब से निज़ाम मुतारफ़ करवाए गए वो आज भी पूरी दुनिया में राइज हैं, जिनमें सने हिजरी का इजरा उनकी जानिब से किया गया, जेल का तसव्वुर दिया गया, मौज़िनों की तनख्वाहें मुकर्रर की गई, मसाजिद में रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त करवाया गया, पुलिस का महकमा बनाया गया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी गई जो आज तक चली आ रही है, आबपाशी का निज़ाम कायम करवाया गया जिससे आज भी दुनिया फ़ायदा उठा रही है, फ़ौजी छावनियाँ बनवाई गई और फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया गया। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे कि जिन्होंने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी अहदेदारों और वालियों के असासे ज़ाहिर करने का तसव्वुर दिया था। आपने नाइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया और आपने ही दुनिया में पहली बार हुक्मरानों की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। इतनी बड़ी सल्तनत के हाकिम होने के बावजूद आप रातों को तिजारती काफ़िलों की चौकीदारी करते थे। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी सादगी का यह आलम था कि आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आती वहीं चादर तान कर साया करते और सो जाते। आपके कुर्ते पर कई पेवन लगे होते थे और आपको जब किसी सरकारी ओहदे पर तैनात किया जाता तो अपने असासों का तखमीना लगाते और अगर इस दौर में उनमें इजाफा हो जाता तो ख़ुद उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी को गवर्नर बनाते तो ये नसीहत फरमाते कि बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर कभी भी दरवाज़ा बंद ना करना। आपका फरमान है कि जालिम को माफ़ करना मजलूम पर जुल्म है। दीन इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की ये हालत थी कि आपका जब इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और उसने चीख कर बोला, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है। लोगों ने हैरत से उससे पूछा कि तुम्हें हज़ारों मील दूर ये खबर कैसे मालूम हुई? तो चरवाहे ने जवाब दिया, मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ व ख़तर फिरती थीं, मगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होते हुए कभी किसी जानवर की भी ज़रूरत नहीं हुई कि उनकी तरफ कोई आँख उठाकर भी देखे, मगर आज मेरी भेड़ के एक बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया और मैं ये जान गया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल कर गए हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई ख़त निकलता है, कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फ़ौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है या हुकूमत किसी माजूर, बच्चे, बेवा, बेआसरा को वजीफ़ा जारी करती है तो ये इस बात की गवाही होती है कि वो माशरा, वो सोसाइटी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम शख्सियत और उनके बनाए गए निज़ाम को तस्लीम कर रही है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत के वक्त मकरूज़ थे और आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा किया गया। आप दुनिया के वो वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाते थे कि मेरे दौरे खिलाफत में अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी मर गया तो उसकी सज़ा मुझे भुगतना होगी। मगर अफसोस के इतनी अजीम शान शौकत वाली हस्ती, इस्लाह खिदमात, जुर्रत व बहादुरी, अदल व इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों, फतुहात और शानदार कारनामों को हम भुलाए बैठे हैं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।